गोलाकार है कि अंडाकार है, आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिस आधार पर हम उसको नाप सकते हैं। फोन आ रहा है मुझे बच्चों का। चलो ठीक है बच्चों। तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और जो जल और पानी से बना हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे। और बच्चों अगला प्रश्न है कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सब हम सीखेंगे अभी। और मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन सा है। मुख्य घटक उसे कहते हैं बच्चों, जैसे आपके शरीर का मुख्य घटक क्या है, तो हम कहेंगे मुख्य घटक में हमारा शरीर है, पानी है, नाक है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, मुंडा मुंडी है, पैर है, हाथ है, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मुख्य घटक में इसी तरह से चीजें बोलते हैं। तो उसी तरह से मानचित्र का मुख्य घटक कौन कौन सा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसको बच्चों। कोऑर्डिनेट की वजह से ही आप लोकेशन पे पहुंचते हो। किसी को गूगल मैप लोकेशन भेज दो तो उसी का खेल है। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, हर चीज समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों ये पूछेगा आपसे, मान लेते हैं ये जगह है, तो बोलेगा आपको आपको यहां जाना है, मान लेते हैं यहां जाना है। और ये है, मान लेते हैं ये यहां पर है 5 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, यहाँ 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 ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, और आपको यहाँ जाना है। तो आप बोलोगे ना कि आपको ये मंदिर वाला गली है, मंदिर वाला गली, मंदिर वाला, ठीक है, मंदिर वाला गली, और ये अपना गली, अपना गली। तो आप बोलोगे कि जो मंदिर वाला गली है उसमें आपको 5 मीटर आना है। जो मंदिर वाला गली है बच्चों, उसमें हम बोलेंगे कि 5 मीटर आना है। उसके बाद आपको 90 डिग्री ऊपर की तरफ आ जाना, 90 डिग्री राइट मुड़ जाना है और फिर 4 मीटर ऊपर आना है। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको ना कि 5 मीटर हमें मंदिर वाला गली जाना है और 4 मीटर और हमें क्या है, 5 मीटर मंदिर वाला गली और 4 मीटर हमें अपना गली की तरफ जाना है। तो आप पहुंच जाएंगे यहां। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट, अक्षांश और देशांतर। बाकी हम डिटेल में भी समझेंगे। कोई अगर पूछेगा तो इसी को नहीं लिख देना है। हमने आपको मुख्य घटक है दूरी, दिशा और पर प्रतीक चिन्ह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम आएंगे। मुख्य घटक है ना, मुख्य घटक, मानचित्र का मुख्य घटक ऐसे लिखोगे आप कि मानचित्र का मुख्य घटक है ये। आगे है बच्चों कि देशांतर से स्थानीय समय, देशांतर से हम स्थानीय समय, देशांतर से हम स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। बच्चों देशांतर जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। हम इन सभी चीजों को समझेंगे और जानेंगे, आपको हर एक बारीकी सीखना है। तो मानचित्र क्या है, इसके हम घटक को जानेंगे। निर्देशांक क्या है और इसमें अक्षांश और देशांतर को जानेंगे बच्चों। देशांतर की वजह से समय परिवर्तन होता है और मानक समय निर्धारित किया जाता है, ये जानेंगे। और बच्चों अक्षांश के कारण आपके मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है,
सोनी शर्मा, गुड इवनिंग सोनी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी चीजों को हम सीखेंगे। यहां पर बच्चों एक आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें आपके घर आना है, तो किस तरह से आप आएंगे? उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, उनका पता कैसे लगाएंगे? जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे जाना है किसके यहाँ, मान लेते हैं मुझे जाना है सोनी के यहाँ। सोनी के यहाँ जाना है तो हमें उससे मदद के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या उस नगर के मानचित्र को भी हम देख सकते हैं। नगर के मानचित्र को देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं मानचित्र है, ये मानचित्र है, और हम इन मानचित्रों को देख करके हम बता सकते हैं अच्छा सऊदी अरेबिया यहाँ है, यानी कि लोग कमाने के लिए यहाँ से भारत से जो है वो पश्चिम जाते हैं। ओह ये बात है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। आइए खेल खेलते हैं, नीचे दिए गए लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण करते हैं और कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित कॉफी जरा दे दीजिए। हम्म, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना है। किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य मार्ग संभावित है? चलिए बच्चों, ये देखिए पूरा आपके समक्ष है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और आपका रेलवे स्टेशन ये है, ठीक है। रेलवे स्टेशन ये है बच्चों, ठीक है, रेलवे स्टेशन ये है और यहां से आपको बैंक जाना है, यहां आना है। कैसे आएंगे आप बच्चों? यहां से आने के कई एक रास्ते हैं। पहला रास्ता, रेलवे स्टेशन से चले, इधर से रेलवे स्टेशन से आप आए हैं, यहां से रास्ता लिए, पहले चिकित्सालय गए, फिर चिकित्सालय से पार करके और आप यहां से पंचायत नगर पंचायत गए, नगर पंचायत से होते हुए आप बैंक पहुंच गए। पहला रास्ता है। दूसरा बच्चा बच्चों, चिकित्सालय के बाद से ये वाला रास्ता आपने फॉलो कर लिया और यहां से आप सीधे ऐसे गए और आप बैंक पहुंच गए। तीसरा रास्ता, आप ये चिकित्सालय नहीं जाना चाहते हैं तो आपने सीधा ऐसे मोड़ लिया, ऐसे ऐसे और बाहर बाहर इस बाईपास के थ्रू आप सीधे बैंक पहुंच गए, ठीक है। अलग अलग रास्ता है। मान लेते हैं आपका सभी जगह घूमने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन से, और रेलवे स्टेशन से पहले जाएंगे हम चिकित्सालय, चिकित्सालय के बाद फिर लौट जाएंगे और फिर जाएंगे विद्यालय, विद्यालय से फिर लौट जाएंगे और फिर ये बाजार में कुछ मिठाई विठाई खरीद लेंगे। बैंक मैनेजर से जान पहचान हो, या लड़का देखने जाना हो या लड़की देखने, तो हम यहाँ से बाजार से मिठाई विठाई खरीद लिए, फिर हम चले, फिर संग्रहालय, मन किया कि यार चलो संग्रहालय देख लेते हैं, म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है, तो हम यहाँ म्यूजियम घूमने लगे। फिर यहाँ से हम थोड़ा गांव घूम लिए, भैया लड़कवा के गांव यहीं पर है, जरा देख लेते हैं, तो गांव देख लिए। गांव देखने के बाद हम कहे चलो हॉस्पिटलों तो नहीं देख लेते हैं, फिर से इधर वाला छूट गया था, फिर यहाँ से लौटे। फिर हम सोचे कि नहीं नहीं अभी तनी पार्क चल जाते हैं, पार्क भी घूम लिए। फिर कहें चलो आवासीय परिसर इधर उधर वाला है, ये भी घूम लेते हैं। फिर इधर से घूमते घूमते हमको, फिर हम शाम को बैंक आए। तो हमारे हाथ में है हम किधर से रास्ता कौन सा तय करते हैं। हेलो, हाँ हेलो।
ठीक है। हम्म। कल क्लास क्यों, अच्छा कल क्लास बच्चों इसलिए नहीं हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था और बिजली चली गई थी, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाया। ठीक है, अब क्लास लगातार होगा, दिक्कतें नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को दिक्कतें आती है। ठीक है। टीचर कल क्लास क्यों नहीं हुआ? पढ़ाई कर लो आज, तो कल की डिस्कशन कल कर लेंगे। ठीक है। बताओ, पहले हमें आप रेलवे स्टेशन से रास्ता बताओ, बैंक जाने का, चलो नगर पर आपको आवासीय परिसर जाना है, ऊपर में आवासीय परिसर जाना है यहां से, तो आप कैसे कैसे जाओगे बताओ जल्दी से। सबसे पहले आप कहां जाओगे? बताओ जल्दी से। रेलवे स्टेशन से तुम आवासीय परिसर भवन जाना है, कैसे जाओगे? बताओ, यहां से सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? या तो पीछे से रेलवे लाइन पे ऐसे ऐसे पैदल जाओगे, या फिर यहां से ऐसे जाओगे? नहीं। सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ जहां तुम जा सकते हो रेलवे स्टेशन से चिकित्सालय। सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ चिकित्सालय जाने का। तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? बताओ। अच्छा, रेलवे स्टेशन से विद्यालय कैसे जाओगे? विद्यालय बताओ जल्दी। रेलवे स्टेशन से विद्यालय कैसे जाओगे? अच्छा, स्कूल वाले रास्ते से घूम घूम कर। आदित्य आ गया है, हाय हेलो आदित्य। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। आगे
चिकित्सालय को अंकित कीजिए। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत, सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन में से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा स्थान है? कक्षा के एक कार्यकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समूह बनाइए। प्रत्येक समूह अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों। बच्चों क्या करो कि अभी आप एक नोटबुक बनाओ 2 मिनट के अंदर, और आपको अपने सबसे प्रिय दोस्त के यहाँ जाना हो तो कैसे जाओगे? है ना? कोई गली रास्ते से होकर के जाओगे? सर सीधा जाएँगे, बिल्कुल सही। अगर सीधा रास्ता है तो सीधा जाएँगे, मुड़ कर जाना हो तो मुड़ जाएँगे, है ना? गाँव में अगर हो या किसी शहर में हो, अपने दोस्त के पास जाना है, अगर पटना में हो तो कहोगे कि यहाँ जाएँगे, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, वहाँ जाएँगे, कहते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी जाते हैं। मानचित्र और उसके घटक, हम लोग आगे आते हैं। मानचित्र और उसके घटक। बच्चों कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठना, कॉपी में नोट जरूर करते रहना, जो हम बताए उसे जरूर लिखना, क्योंकि लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना? सर सीधा जाएंगे। चलो, मानचित्र और उसके घटक। हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण रेखांकन है। यह एक लघु गांव का या कस्बा का एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए आप जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश, आज संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते होंगे। तो बच्चों सबसे पहले है एटलस, कहते हैं जिसको मानचित्रावली, जिसमें मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एटलस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि एटलस वो होता है कि मानचित्रों की एक पुस्तक होती है या मानचित्रों का संग्रह होता है, उसे हम एटलस कहते हैं। आप लोग एक एटलस खरीद लेना, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए। और वो एटलस आज तक नहीं, आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा एटलस, ठीक है, एटलस खरीद लेना। तो आगे बच्चों मानचित्रों के प्रकार अगर हम देखें तो मुख्यतः जो मानचित्र होते हैं बच्चों, वो होता है 3 प्रकार के मानचित्र। भौतिक मानचित्र, राजनैतिक और थीमैटिक मानचित्र। 3 प्रकार के मानचित्र मुख्य रूप से होते हैं। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों को हम दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए पहला लिखिए कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। तो आपको पहला बताना है कि मानचित्र 4 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, इस तरह से लिखना है कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानचित्र होता है भौतिक मानचित्र। पहला होता है बच्चों भौतिक मानचित्र, बिल्कुल सही है। पहला होता है भौतिक मानचित्र। वैसे मानचित्र कहते हैं जिसमें प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। जैसे आपके शरीर का अगर हम पूछें कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो प्राकृतिक आकृति बताना है। नाक इतना ऊपर उठा हुआ है तो नाक है, आंख यहां धसा हुआ है, मुंह है, ठीक है, शरीर है इस तरह का, खा पी कर तंदुरुस्त कर लिए हैं, तो इस तरह से बताते हैं। उसी तरह से अगर हम पूरे विश्व की मानचित्र को लेंगे तो कहेंगे ऐसे, देखो ये बच्चों, ये जो इस पे जो मानचित्र अंकित है ये पॉलिटिकल मानचित्र है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहाड़ पठार चट्टानों के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल मानचित्र उसे, भौतिक मानचित्र उसे कहते हैं बच्चों जिसमें प्राकृतिक आकृतियां जैसे पहाड़ों के बारे में, महासागरों के बारे में, नदियों के बारे में दर्शाया गया है। जैसे हम अभी देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक की चित्र संख्या 5.2 में दिया गया है। तो पहला हो गया भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र तो होता है जिसमें प्राकृतिक
आकृतियों को दर्शाया जाता है। भौतिक मानचित्र वो मानचित्र कहलाता है जिसमें प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, पठार, चट्टान, मैदान, नदी, झील, झरना। ये सभी बच्चों प्राकृतिक मानचित्र हैं और इन सभी को हम उस मानचित्र में दर्शाते हैं। ठीक है, उस मानचित्र में दर्शाते हैं। आप अपने गांव के मानचित्र में भी बना लेना और दिखाना कि इतना खेत है, यहाँ जंगल लगा हुआ है, यहाँ जंगल है, इतना दूर में खेती होता है, इतना दूर में जंगल लगा हुआ है, इतना दूर में घर बना हुआ है। ये सभी बच्चों अगर दर्शाते हो आप, तो अगर आप देखते हो इतना में नदी जा रही है, इधर से जो है सो ये गिर गया है, गड्ढा हो गया है, कुछ भी मैदान है, खाली है, खेती होती है, खाली मैदान है। अगर उस चीज को अगर आप दर्शाते हो तो उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। वहीं राजनीतिक मानचित्र कहते हैं देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं बच्चों। मुख्यतः इसमें सीमाओं को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें किसी देश या राज्य या उसके सीमाओं को हम दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास भारत है तो सभी राज्यों को दर्शाना, केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाना, उसकी राजधानियों को दर्शाना। अगर हम भारत को दर्शा रहे हैं तो उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। जैसे ये देखो, ये राजनीतिक मानचित्र है, इसमें मैंने सारे देशों को दर्शाया है। इसमें सारे देशों को दर्शाया गया है कि चाद यहाँ है, सऊदी अरेबिया यहाँ है, इथोपिया यहाँ पर है, ओमान यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, इंडिया यहाँ है, चाइना यहाँ है। अगर हम इस तरह से देशों को दर्शा रहे हैं, देखो इसमें देशों को दर्शाया गया है, देश को दर्शाया गया है, देखो देश को दर्शाया गया है, तो इसे हम कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम राजनीतिक मानचित्र। अगर विश्व का देख रहे हैं तो सभी देशों के बारे में बताया जाएगा। अगर विश्व के हम भौतिक मानचित्र को देख रहे हैं तो पहाड़, पठार, चट्टान, झील, झरना, बर्फ कहाँ है जमा हुआ, ये सारी चीजें वो दर्शाया जाएगा। अगर हम राजनीतिक मानचित्र को देख रहे हैं तो सीमाओं, नगरों, इन सभी चीजों को बताएगा। और अगर थीमैटिक मानचित्र को अगर हम देख रहे हैं तो थीमैटिक मानचित्र बच्चों होता है कि जैसे आप पेट्रोल जाते हो रास्ते में, तो कैसे पता चल जाता है कि पेट्रोल पंप है? आप देखोगे ऐसे वो ढरकाया हुआ रहेगा। और मान लेते हैं कहीं आप जा रहे हो और ऐसे प्लस का साइन लिखा हुआ है, समझ आते हो ना, आगे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, डॉक्टर का साइन है ये। अगर वहीं पर एक बेड ऐसा बेड बनाया गया है, ऐसे लिखा गया है उसके ऊपर, तो हम समझ जाते हैं कि लगता है कि ये जो है वो हॉस्पिटल है आगे। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ डंडा रहता है, ऐसा बनाया गया है, तो हम समझ जाते हैं आगे कोई चिन्ह है। या हम इस तरह का अगर हम देखें कि ऐसे 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 दिया गया है, तो हम समझ जाते हैं आगे मंदिर है। तो बच्चों किसी भी मानचित्र का प्रतीकात्मक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के रूप में किसी चीज को दर्शाना क्या कहलाता है? थीमैटिक मानचित्र कहलाता है। किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये किसी भी मानचित्र को दर्शाया जाता है। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। कितना दूरी में है? जैसे आपको आपके घर जाना होगा तो हम कैसे बताएंगे? जैसे आपके घर हमारे आना होगा तो आप बताइएगा ना, सर आप चलिएगा वहां से तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन 5 किलोमीटर किधर बताओगे ना, कि भैया यहां से उत्तर, फिर वहां से 1 किलोमीटर दक्षिण, फिर वहां से 1 किलोमीटर पश्चिम, इस तरह से बताओगे। तो दिशा बताओगे, प्रतीक चिन्ह बताओगे, मान लेते हैं वहां पे लोकेशन एग्जैक्ट चीजें, मंदिर है, मस्जिद है, जैसे बोलते हैं ना कि भैया कुछ ऐसा मैप बता दीजिए कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन, तो आसपास में बताइए, प्रतीकात्मक चिन्ह बताइए क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा बच्चों, तीन मानचित्र होते हैं, मानचित्र के तीन प्रकार होते हैं। पहला भौतिक, राजनीतिक और थीमैटिक। इस थीमैटिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं
और ये सूचना हम प्रतीक के रूप में करते हैं, प्रतीक चिन्हों के रूप में करते हैं, उसे हम प्रतीकात्मक हाँ, भौतिक मानचित्र, बिल्कुल सही। चलिए आगे। बच्चों समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम। बच्चों समझ में आ रहा है? मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से फिर से समझना। मानचित्र बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। दूसरा बच्चों पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मैप में हम किसी जगह के प्राकृतिक चीजों को हम दर्शाते हैं, प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, पठार, चट्टान, मैदान, इन सभी चीजों को अगर हम दर्शाते हैं तो हो गया भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में किसी देश, राज्य, राजधानी, उन सभी चीजों को, उनकी सीमाओं को, उनकी बाउंड्री को हम दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। और अगर हम किसी भी जगह को प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं, सांकेतिक रूप से दर्शाते हैं, उसे कहते हैं थीमैटिक मानचित्र। ठीक है, थीमैटिक मानचित्र। किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना अगर देनी हो हमें, आप देखना रोड पे जा रहे हो तो उस पर पीला लिखा रहता है और लिखा रहता है इतना किलोमीटर दूर, कहते हैं ना हम लोग इतना किलोमीटर इधर। तो सर एक्स्ट्रा क्लास होगा? सर आज एक्स्ट्रा क्लास होगा? अगर तुम लोग को मजा आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे। चलो ये देखो बच्चों, ये वाला ध्यान रखना। देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच वाले को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम उत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम उत्तर भी बोलते हैं, उत्तर पश्चिम भी बोलते हैं। अगर हम उत्तर पूर्व के बीच को देखते हैं तो उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, कहेंगे ना कि हमारे और उसके बीच के, जैसे मान लेते हैं यहां है रोहन, यहां है सोहन, तो हम कहेंगे ना कि ऐसा करो ना तुम्हारे घर ना हमारे घर, दोनों के बीच में आ जाओ। तो हम ये कहेंगे ना कि रोहन और सोहन दोनों अपने घर के बीच में है, रोहन सोहन के घर के बीच में है, कहेंगे ना। तो उसी तरह, या सोहन रोहन कर लो या रोहन सोहन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो उत्तर पश्चिम कर लो या पश्चिम उत्तर कर लो, बात बराबर है। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व कर लो या पूर्व उत्तर कर लो, बात बराबर है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम कर लो या पश्चिम दक्षिण कर लो, बात बराबर है। दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व कर लो या पूर्व दक्षिण कर लो, बात बराबर है। तो बच्चों ये दिशा का सूचक है, ये सारी चीजों को याद रखना है आपको। ऊपर को कहते हैं उत्तर, नीचे को कहते हैं दक्षिण, अगर हम किसी मैप को देख रहे हैं तो। और इधर वाले को कहते हैं पूर्व, इधर वाले को कहते हैं पश्चिम। देखो पश्चिम हमारा नहीं, हम जब ऐसे देख रहे हैं तब हम आपको बता रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर आप खड़े हो तो मुंडी जो है आपका, वो मुंडी आपका उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, दाहिना हाथ पूर्व है और बायां हाथ पश्चिम है, और आपका मुंह उत्तर की तरफ अगर है तो। ठीक है, आगे चलो। ये देखो बच्चों, दक्षिण पश्चिम, इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। प्रधान बिंदु उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। अगर कुछ पूछेगा आपसे कि दिशाएं कितने होती है, तो वो नहीं बताना है कि लाल पीला हरा दिशा होती है। दिशा बच्चों होता है 10।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाएं होती हैं 10। ठीक है, हिंदी में याद करो इसको। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और भंडार कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं बच्चों? ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूर्व वाले को। ध्यान से बच्चों, उत्तर पूर्व को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं ईशान कोण। ठीक है, उत्तर पूर्व को कहते हैं हिंदी में बच्चों ईशान कोण। ठीक है, और बच्चों पूर्व और दक्षिण वाले को कहते हैं, ईशान कोण के बाद होता है अग्नि कोण। देखना अग्नि कोण, देखना आपके घर में किचन वगैरह का स्थान जो है हमारे वास्तु के हिसाब से अग्नि कोण का स्थान पूर्व और दक्षिण के कोने पर ही किचन बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अग्नि कोण, अग्नि देवता का वास उसी जगह पर होता है, हमारे वास्तु के हिसाब से ये कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? अग्नि कोण, कोण। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण के कोना यानी कि दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं बच्चों नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। ठीक है, नैऋत्य कोण, कोण इसको कहते हैं नैऋत्य कोण, याद कर लो नैऋत्य कोण। और उत्तर पश्चिम को बोलते हैं बच्चों भंडार कोण। देखना आप लोग अपने गांव में या घर में या जहां पर जगह, अब तो शहर का प्रचलन है तो शहरों में ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन जो भंडार गृह होता है जहां अनाज उनाज रखा जाता है, ठीक है, देखना घरों में जो अनाज उनाज रखा जाता है वो ज्यादातर आपके भंडार कोण में रहता है। वहां कहा जाता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, यहाँ पर अपने धर्म के हिसाब से। तो 10 दिशाएं हैं बच्चों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, भंडार कोण, और ऊपर और दिश नीचे। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आया? तो ये दिशाओं के बारे में है जो अभी मैंने आपको बताया है, 10 दिशाओं के बारे में। वैसे अंग्रेजों ने हमें 8 ही दिशाएं बताई है बच्चों, और अंग्रेजों की भी दिशाओं को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे की पढ़ाई हम अंग्रेजी तरीके से करेंगे तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये अंग्रेजों का दिखाया हुआ है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। छोड़ो, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और अगर आपसे पूछे प्रधान बिंदु किसे कहते हैं, तो प्रधान बिंदु बताना है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भैया यही है प्रधान बिंदु। ओम स्वाहा। क्या बोलना है? अगर कोई आपसे पूछेगा प्रधान दिशा कौन कौन सा है, तो आपको बताना है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, उत्तर, ऊ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। मानचित्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। आपसे पूछेगा 4 दिशाओं का नाम, तो आपको बताना है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हो गया 4 दिशा। अगर आपसे पूछेगा 10 दिशाओं का नाम, तो इस तरह से लेना है बच्चों। बोलो की जय श्री राम। बोलो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और भंडार कोण। ये याद रखना है आपको। इसके पहले पता था आप लोग को? सेवेंथ वाले जीने नहीं देंगे, इसके बाद 7th की क्लास है बच्चों। देखो मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं चाहता हूं लंबी लंबी क्लासें चले, लंबी लंबी चले। ठीक है, जब तक 7th वाले नहीं आते हैं तब तक आप पढ़ते रहो। बताओ,
बोलो। पढ़ाते रहे हम, कंटिन्यू करें। 7th वाले नहीं आए हो अभी तक? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बच्चों यही है थीमेटिक मैप, देख लो, इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक मैप। ये बच्चों मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, मस्जिद, छतरी, ओ। अच्छा बच्चों, क्या आप सभी को नदियों पे बने हुए पुल को सेतु क्यों कहते हैं, पता है? रेलवे लाइनों को थीमेटिक मैप में देखो, बड़ी लाइन है ऐसे गहरा, छोटी लाइन ऐसे ऐसे ढूंढू, और रेलवे स्टेशन पर ऐसे RS लिख दो। RS का मतलब रेलवे स्टेशन, ठीक है। सड़कें हैं पक्की को ऐसे डबल लाइन एकदम बढ़िया, एकदम डबल डेकर ले जाओ एकदम बढ़िया। कच्ची को ऐसे डिमडिमा डिमडिमा बता दो। अंतरराष्ट्रीय सीमा बच्चों इस तरह से होते हैं, राज्य की सीमा उस तरह से, जिला एकदम पगडंडी बना दियो भैया। नदी ऐसे तो पता है। तालाब, तालाब गोल होता है बच्चों, देखो तालाब का गोल गोल बना दिया। नहर, यह नहर, ठीक है। ओ ये बात है, सेतु नहीं बच्चों, ये है नदी, ये देखो नदी, ये है नदी, ये है बच्चों कुआं, और ये है तालाब, तालाब, और ये है शहर, ये शहर। नहर, 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 ये बड़ी नदी है और इससे निकाला गया है नहर। और ये है बच्चों सेतु। सेतु बच्चों कहते हैं नदी पे बने हुए पुल को सेतु कहते हैं, ठीक है। इन सभी को थीमेटिक मैप कहते हैं। मंदिर बच्चों, मंदिर मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें डिमेरिट है, क्योंकि मंदिर को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, इस तरह से दर्शाते हैं। ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, मस्जिद इसी तरह का होता है, छतरी इस तरह का है। डाकघर को पुलिस पोस्ट ऑफिस कहते हैं, डाक एवं टेलीफोन को पोस्ट ऑफिस और PTO कहते हैं बच्चों, PTO टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस्तियां इस तरह से, कब्रिस्तान, दादा, वृक्ष इस तरह से, और ये घास को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके थीमेटिक मैप हैं। थीमेटिक मैपों को हम लोग इससे दर्शाते हैं, इनके चिन्हों के द्वारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लेना। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों निर्देशांक को समझने की कोशिश, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि निर्देशांकों को हम कैसे समझते हैं, ठीक है। निर्देशांक को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी नगर या कस्बे से एक बड़े बाजार की कल्पना करेंगे, जिसमें सीधी पंक्तियों में
समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता है कि दुकान कहाँ पर है, अतः आप उसे इस प्रकार निर्देश देंगे। ठीक है, निर्देशांक जैसे हम आपके घर आएंगे, बिल्कुल जल्दी शुरू हो रहा है क्लास आपका, क्लास 7th का, क्लास 6 अभी हम पढ़ा रहे थे। तो निर्देशांक बच्चों वही चीज है, जैसे मैं आपके घर आ रहा हूं, अगर मुझे आपके घर आना है तो आप मुझे बताओगे कि कैसे कैसे आना है। तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताओ कि हम आपके घर कैसे आए। मैं रहता हूं पटना में, आप अपने जिले में कहाँ रहते हो वो बताना। मुझे आपके घर आना है तो मैं कैसे आऊंगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मुझे पता चलेगा कि आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग क्लास अटेंड करिए। आप मोतिहारी में रहते हैं तो मोतिहारी का हमें एड्रेस बताइए कि कैसे मुझे आना होगा निर्देशांक के रूप में। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।